have discussed about the normal inspiration and एक्सपिरेशन, यानी कि नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं, नॉर्मली जब हम सांस छोड़ते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम फोर्सफुली ब्रीथ कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन कौन सी मसल का इन्वॉल्वमेंट है। तो हियर द फोर्सफुल ब्रीदिंग, व्हाट इज फोर्सफुल ब्रीदिंग? We have the ability to increase the strength of breathing. हमारे अंदर ये एबिलिटी है कि हम हमारी ब्रीदिंग की स्ट्रेंथ को बदल सकते हैं। क्या मतलब है इस बात का? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को टेम्परेरीली कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो डायफ्राम है वो एक वॉलेंट्री मसल है, बट वो कुछ समय तक ही, हम चाहें कि हम 1 घंटे सांस रोक लें, दैट इज नॉट पॉसिबल, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फॉर अ टाइम बीइंग हम अपनी ब्रीथ को कंट्रोल कर सकते हैं। सो हियर द इंस्पिरेशन एंड द एक्सपिरेशन स्ट्रेंथ वी कैन इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ सम एडिशनल मसल। यहाँ पे कुछ एडिशनल मसल्स होंगी जो फोर्सफुल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में मदद करेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्सफुल इनहेलेशन और इंस्पिरेशन। ध्यान रखना कि जब हम इनहेलेशन की बात करते हैं, चाहे वो फोर्सफुल हो या वो नॉर्मल हो, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट 2 मसल का होगा, डायफ्राम का एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, यानी कि यहाँ पे 2 मसल इन्वॉल्व होंगी, एक डायफ्राम और एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। यहाँ पे जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम हैं, ये नॉर्मल इंस्पिरेशन में भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बट अगर फोर्सफुल इंस्पिरेशन की बात आएगी तो नॉर्मल से ज़्यादा इन मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये प्रोसेस कहलाएगा एक्टिव प्रोसेस। अब यहाँ पे बात आती है फोर्सफुल एक्सपिरेशन की, यानी कि फोर्सफुल एक्सहेलेशन की। अभी तक हमने पढ़ा था नॉर्मल एक्सहेलेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन, तो वहाँ पे EICM और डायफ्राम दोनों ही रिलैक्स मोड में चले गए थे, यानी कि दोनों ही रिलैक्स हो रहे थे नॉर्मल कंडीशन में। बट वहीं अगर वर्ड आ गया है फोर्सफुल, तो फोर्सफुल सांस बाहर छोड़ना, तो जब फोर्सफुली सांस बाहर छोड़ा जाता है तो कुछ एडिशनल मसल्स यहाँ पे काम करती हैं, और वो हैं IICM, that is internal intercostal muscle and abdominal muscle। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि एब्डोमिनल ऑर्गन से एसोसिएटेड मसल है, यानी कि ऐसी मसल जो एब्डोमिनल ऑर्गन को कनेक्ट करती है रिब्स से। तो यहाँ पे किसका रोल आ जाता है? IICM का एंड एब्डोमिनल मसल का, यानी कि इन दोनों मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन दीज 2 मसल्स एज वेल एज द फोर्सफुल एक्सपिरेशन बिकम एन एक्टिव प्रोसेस। ये किस प्रकार का प्रोसेस हो जाएगा? एक्टिव प्रोसेस हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 2 टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग की, तो 2 प्रकार की ब्रीदिंग कौन कौन सी होती हैं? एक होती है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग को हम बोल सकते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग, इसको हम बोल सकते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग, या डायफ्रामिक ब्रीदिंग, यानी कि डायफ्राम की सहायता से होने वाली ब्रीदिंग। तो नॉर्मली हम इसी तरीके से रेस्पायर करते हैं। ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर या मसल दिखाई दे रहा है, दैट इज डायफ्राम। तो डायफ्राम के नीचे होने से लंग कैविटी में बदलाव आ रहा है, ऊपर होने से भी लंग कैविटी में बदलाव आ रहा है, साथ साथ में यहाँ पे दूसरी मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ये जो ब्रीदिंग है, इस ब्रीदिंग को हम कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। दिस ब्रीदिंग इज नोन एज एब्डोमिनल ब्रीदिंग। वहीं हम बात करते हैं थोरैसिस ब्रीदिंग की। थोरैसिस ब्रीदिंग को हम बोलते हैं चेस्ट ब्रीदिंग, और इस चेस्ट ब्रीदिंग में जिन मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है उनको हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, क्योंकि ये मसल्स चेस्ट रीजन में रिब्स के बीच में होती हैं और ये कनेक्ट करती हैं
ब्रीदिंग में। यानी कि ये करती क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, रिलैक्सेशन करती हैं, और इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम में बदलाव आता है। तो यहाँ पे दो टाइप की ब्रीदिंग हो गई, एब्डोमिनल ब्रीदिंग एंड थोरैसिक ब्रीदिंग। नेक्स्ट इज कुछ प्रोसेसेस हैं जो ब्रीदिंग को इफेक्ट करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ या घट सकती है। फीवर की कंडीशन में जो हमारी ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को चेंज करती है। तो जैसे ही बेसल मेटाबॉलिक रेट चेंज होता है, व्हाट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट? जिस रेट पे फूड का ऑक्सीडेशन होता है, जिस रेट पे फूड का ब्रेकडाउन होता है विद इन द सेल, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, दैट इज BMR। तो BMR में बदलाव आता है तो यहाँ पे ब्रीदिंग रेट भी बढ़ती है। जब CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है ब्लड में तो भी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाती है। CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा यानी कि बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड है, तो जल्दी जल्दी हम सांस लेते हैं। ब्रीदिंग रेट अगर हम नॉर्मली बात करें तो छोटे बच्चों में 44 ब्रेथ पर मिनट, यानी कि एक छोटा बच्चा 44 टाइम 1 मिनट में सांस लेता है। वहीं एक अडल्ट ह्यूमन की बात करें तो 12 to 16 ब्रेथ पर मिनट, यानी कि 12 से 16 बार हम 1 मिनट में सांस लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है यूपनिया, यानी कि नॉर्मल ब्रीदिंग। अगर हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं दैट इज यूपनिया। अगर सांस ज़्यादा या कम होती है, यानी कि ब्रीदिंग रेट कम या ज़्यादा होती है, तो उन कंडीशंस को क्या बोला जाता है? सबसे पहले जब ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाती है, नॉर्मल से कम हो गई, नॉर्मल है 12 to 16 यानी कि 12 से भी कम हो गई, तो 12 से भी कम होने को बोला जाता है ब्रैडिप्निया या हाइपनिया, नॉर्मल रेट से कम हो जाना ब्रीदिंग का। उसी तरीके से अगर ब्रीदिंग रेट ज़्यादा हो गई, नॉर्मल से ज़्यादा, 16 से ज़्यादा या 15 से और ज़्यादा, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरप्निया, यानी कि ब्रीदिंग रेट का नॉर्मल से बढ़ जाना। नेक्स्ट कंडीशन है एपनिया, यानी कि स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग। ए का मतलब होता है खत्म हो जाना, अपनिया का मतलब होता है सांस लेना, ब्रीदिंग करना। तो जब हमारी ब्रीदिंग टेम्परेरीली स्टॉप हो जाती है, स्टेट ऑफ स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग टेम्परेरीली, हमेशा के लिए नहीं, उस कंडीशन को बोला जाता है एपनिया। नेक्स्ट इज डिस्पनिया, द स्टेट ऑफ पेनफुल ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेने में तकलीफ होना, दर्द होना। ये किस कंडीशन में होता है? ये प्लूरिसी की कंडीशन में होता है। और प्लूरिसी की कंडीशन कब होती है? जब प्लूरल कैविटी में, प्लूरल कैविटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पैराइटल और विसरल प्लूरा के बीच का स्पेस, उसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। उस स्पेस में जो फ्लूइड भरा हुआ है दैट इज प्लूरल फ्लूइड। तो उस प्लूरल फ्लूइड का बढ़ जाना, तो उसके कारण क्या होता है? जो ब्रीदिंग है वो पेनफुल हो जाती है। एस्फेक्सिया, ब्रीदिंग में सोफोकेशन होना, घुटन होना, ये कब होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज़्यादा होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो O2 का कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो बॉडी क्या है? घुटन महसूस करती है, यानी कि हमें सांस लेने में तकलीफ होती है और ऐसा लगता है कि सांस नहीं आ रही, सोफोकेशन लगता है। सो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? एस्फेक्सिया। डेड स्पेस एयर और डेड स्पेस वॉल्यूम, जब हम डेड स्पेस वॉल्यूम की बात करते हैं तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं, यानी कि जब हम इनहेलेशन या एक्सहेलेशन करते हैं, तो एक्सहेलेशन के वक्त
जो भी एयर हमारी बॉडी में है, यानी कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो एयर है वो पूरी की पूरी खत्म नहीं होती। देयर इज सम वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द कंडक्टिंग जोन, यानी कि कुछ अमाउंट एयर का कंडक्टिंग जोन में रहता है और उसी अमाउंट को हम बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम और dead space air. The amount of air remain in conducting zone, यानी कि जो amount of air बचा है conducting zone में उसको कहा जाता है dead space air। कितना होता है 150 ml। ये important है कि इतना वॉल्यूम एयर का तो हमारे कंडक्टिंग जोन में रहेगा ही रहेगा, और यही कारण है कि जो कंडक्टिंग जोन है वो कोलैप्स नहीं होता। और दूसरा कारण वहाँ पे है कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो यहाँ पे हमने पढ़ा डिफरेंट फैक्टर्स जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म को ऑल्टर कर रहे थे, यानी कि ब्रीदिंग को चेंज कर रहे थे। और साथ साथ में हमने पढ़ा कि जब हम फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि फोर्सफुल इनहलेशन या एक्सलेशन करते हैं, तो किस किस तरीके से कौन कौन सी मसल्स का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एयर कैपेसिटीज़ के बारे में।